हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो जीनियस एकेडमी पर पृष्ठ रसायन का फाइनल लेक्चर नंबर 12 लेके आए हैं और शुरुआत करते हैं कोलाइडी कणों पर वैद्युत कोलाइडी विलयनों के वैद्युत गुण धर्मों से संबंधित पॉइंट। देखो, कोलाइडी कणों पर आवेश पाया जाता है, ये तय है, मैंने पहले बता दिया था आपको। वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन, इन तीनों की अगर बात करें तो वास्तविक विलयन के कणों पर आवेश पाया जाता है, इसलिए क्योंकि उन पदार्थों का जो पदार्थ वास्तविक विलयन बनाते हैं उन पदार्थों का आयनन हो जाता है। जैसे NaCl को जब जल में घोला जाता है तो NaCl के जो आयन होते हैं Na+ और Cl- वो पूरी तरह से टूट जाते हैं, तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन विलयन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से धनायन और ऋणायन आ जाता है, मतलब कणों पर आवेश पाया जाता है। कोलाइडी कणों पर भी आवेश पाया जाता है, लेकिन एक ही प्रकार का पाया जाता है, या तो धनावेशित कोलाइडी कण होते हैं या ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। यानी कोलाइडी कणों पर दोनों प्रकार का आवेश नहीं होता है। यानी कोलाइडी कणों का मतलब इससे है कि परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर एक ही प्रकार का आवेश पाया जाता है, या तो धनावेश पाया जाता है या ऋणावेश पाया जाता है। निलंबन के कणों पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है। अब सीधी सी बात है, कोलाइडी विलयनों पर आवेश का पाया जाना ही इसके स्थायित्व को जो है कोरिलेट करता है। देखो, कोलाइडी कणों पर एक ही प्रकार का आवेश पाया जाता है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, जैसे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस तरह का आवेश पाया जाता है। तो क्या होता है, नेगेटिव चाहिए पॉजिटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर मान लो कोलाइडी कणों पर पॉजिटिव आवेश है तो पॉजिटिव मिलेगा। होता क्या है, कोलाइडी कणों पर ऋणावेशित जो आयन होते हैं वो एक दूसरे से टकरा करके प्रतिकर्षण महसूस करते रहते हैं, ब्राउनियन गति करते रहते हैं। इस प्रतिकर्षण की वजह से ये कण कभी भी एक दूसरे से जुड़कर बड़े आकार के निलंबन के कण नहीं बना पाते हैं, और इसीलिए विलयन में कोलाइडी कण बने रहते हैं उसी अवस्था में, और विलयन स्थायी रहता है। ठीक है, अगर मान लो धनावेश के साथ ऋणावेश भी होता तो कोलाइडी कण चिपक जाते एक दूसरे से, बड़े आकार के निलंबन में बदल जाते और कोलाइडी अवस्था समाप्त हो जाती। तो कोलाइडी अवस्था को बनाए रखने के लिए, ठीक है, आवेश पाया जाता है, और वो भी एक ही प्रकार का पाया जाता है। कोलाइडी कणों पर एक ही प्रकार का आवेश पाया जाता है, जिससे ये कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा पास पास नहीं आ पाते हैं। वह संयुक्त होकर बड़े आकार के कोलाइडी कण नहीं बना पाते, कोलाइडी अवस्था बनी रहती। क्लियर है, पास पास आके संयुक्त होकर के बड़े आकार के कोलाइडी कण नहीं बना पाते, इसीलिए कोलाइडी अवस्था बनी रहती है। क्लियर हुआ एकदम। उदाहरण समझते हैं। देखो, सीधी सी बात है, अगर कोलाइडी विलयन को कोलाइडी सॉल भी बोलते हैं। कोलाइडी सॉल पर ऋणावेश है तो इधर लिख देते हैं, कोलाइडी सॉल पर धनावेश है तो उनके एग्जाम्पल को इधर लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो, ऋणावेशित कोलाइडी सॉल होते हैं बच्चों धातुओं के सॉल, गोल्ड का सॉल, सिल्वर का सॉल, प्लेटिनम का सॉल, कॉपर का सॉल। ध्यान आ रहा है, धातुओं के सॉल को हमने, ये धातुओं के सॉल सब द्रव विरोधी सॉल होते हैं। ठीक है, और ये धातुओं के सॉल जो होते हैं वो कौन सी विधि से बनाए जाते हैं, याद आ रहा है आपको। अगर हम यांत्रिक परिक्षेपण विधि की बात करें तो उससे बनाए जा सकते, वैद्युत परिक्षेपण विधि से बनाए जाते हैं। भाई, दो ही तो विधियां कोलाइडी विलयन बनाने की, मतलब द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन बनाने की दो विधियां, एक तो परिक्षेपण विधि है और एक रासायनिक विधि है। परिक्षेपण विधि फिर से दो प्रकार की है, ठीक है, यांत्रिक परिक्षेपण विधि और दूसरी हमारी वैद्युत परिक्षेपण विधि। तो धातुओं के सॉल वैद्युत परिक्षेपण विधि द्वारा बनाए जाते हैं। इसके अलावा रासायनिक विधियों में अपचयन द्वारा बनाए जाते हैं। अपचय के रूप में आप इनके क्लोराइड ले लो, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, टैनिक एसिड, ठीक है, SnCl2 वगैरह ले सकते हो। बताया था मैंने अभिक्रिया करा के। ध्यान आ रही है आपको बात। अच्छा, धनावेशित कोलाइडी सॉल कौन बनाते हैं, धातुओं के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, धातुओं के हाइड्रोक्साइड याद आ रहे हैं आपको, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, लोहे का हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड। मैंने आपको बताया था ना, कोलाइडी विलयन बनाने की विधियों में एक विधि थी अपनी जल अपघटन विधि। तो जल अपघटन विधि द्वारा धातुओं के हाइड्रोक्साइड के कोलाइड विलयन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये भी सब क्या है, हमारे जल द्रव विरोधी सॉल है। इनके जो सॉल होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, धनावेशित कोलाइडी सॉल होते हैं। कैसे आता है बाद में देखेंगे, इन पर धनावेश कैसे आता है वो बात की बात है। तो दूसरा एग्जाम्पल देखो, ऋणावेशित कोलाइडी सॉल की ट्रिक देखो। धातुओं के सॉल ऋणावेशित है, फिर धातुओं के सल्फाइड ऋणावेशित है। यहाँ धातुओं के सॉल ऋणावेशित है, इसके सामने धातुओं के हाइड्रोक्साइड धनावेशित है। धातुओं के सल्फाइड ऋणावेशित है, धातुओं के ऑक्साइड धनावेशित है। धातुओं के सल्फाइड जैसे कैडमियम का सल्फाइड, आर्सेनिक का सल्फाइड, एंटीमनी का सल्फाइड, इनके सल्फाइड, ये धातु सल्फाइडों के सॉल हमने एक वैद्युत अपघटन विधि द्वारा बनाए थे, याद आ रहा है। अपचयन ऑक्सीकरण के बाद तीसरी विधि थी वैद्युत अपघटन विधि, उससे बनाए जाते हैं। धातुओं के ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, ये धनावेशित होता है। इसके अलावा बच्चों के रंजक होता है, अम्लीय रंजक ऋणावेशित में आता है और क्षारीय रंजक धनावेशित में आता है। अम्लीय रंजक में कांगो लाल आता है, कांगो रेड एक अम्लीय रंजक है, इओसिन आता है। इओसिन बायोलॉजी लैब में काम आता है। ठीक है, इओसिन से स्टैनिंग की जाती है। ठीक है, और कांगो लाल भी काम आता है। क्षारीय रंजक एक होता है मेथिलीन ब्लू,
ठीक है भाई। इसके अलावा कुछ अन्य पदार्थ होते हैं, जैसे ये द्रव स्नेही है जनरली, स्टार्च, जिलेटिन, मिट्टी और हीमोग्लोबिन, ये द्रव स्नेही कोलाइड विलयन बना सकते हैं, ठीक है। और ये जो द्रव स्नेही कोलाइड विलयन होते हैं ये सब ऋणावेशित कोलाइड सॉल्ट होते हैं, जो इसमें मैंने लिखे गए हैं, स्टार्च, जिलेटिन, मिट्टी, हीमोग्लोबिन। क्लियर है? चलो, तो इस प्रकार से आप इसको याद कर लो टेबल को, कौन से कोलाइड डिसॉल्व धनावेशित है, ऋणावेशित है, और कौन से कोलाइड डिसॉल्व धनावेशित है। यानी एक ही प्रकार का आवेश होता है, ठीक है। यानी गोल्ड के कणों पर ऋणावेश होता है तो सभी गोल्ड के कणों पर ऋणावेश 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 होगा। समझ में आ रही बात आपको? अच्छा, अब आवेश आता क्यों है बच्चों, इसका क्या कारण है? आवेश की उत्पत्ति क्यों होती है? आवेश उत्पत्ति के कारण देखो 3 अलग अलग सिद्धांत है आवेश आने के। मतलब कोलाइडी कणों के उदाहरण बहुत ज़्यादा है, पहली चीज़। अब उदाहरण बहुत ज़्यादा है तो कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिन पर मतलब पहला कारण सही बैठता है, घर्षण वैद्युतीकरण। कुछ कोलाइडी कण ऐसे हैं जिन पर आवेश घर्षण वैद्युतीकरण द्वारा आता है। कुछ कोलाइड विलयन ऐसे हैं जिन पर आवेश पृष्ठीय अणुओं के विघटन यानी टूटने के कारण आते हैं। और मैक्सिमम कोलाइड विलयन पर आवेश का आना एक तीसरी वजह होती है जो मैं बताऊंगा आपको, वर्णात्मक अधिशोषण द्वारा। अधिशोषण पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। कुछ आयन जो होते हैं कोलाइडी कणों पर अधिशोषित हो जाते हैं, इसकी वजह से आवेश आ जाता है। 3 कारण होते हैं आवेश आने की, सबसे महत्वपूर्ण कारण तीसरा होता है। पहला देखो, घर्षण वैद्युतीकरण द्वारा। ये क्या कहता है? जब कोलाइडी कण परिक्षेपण माध्यम के कणों से टकराते हैं। अरे भाई, कोलाइडी कण कौन सी प्रावस्था को दर्शाते हैं? परिक्षेप प्रावस्था को। तो ये कण जब परिक्षेपण माध्यम के कणों से लगातार टकराते हैं तो इस टक्कर से घर्षण पैदा होता है और कणों पर आवेश आ जाता है। अब जरूरी नहीं है कि साहब प्रत्येक कोलाइड विलयन के कणों पर घर्षण पैदा हो, लेकिन जिन पर हो रहा है वो इस कैटेगरी में। मतलब कुछ कोलाइड विलयन होते हैं जिन पर आवेश का आना इस कारण की वजह से होता है, घर्षण वैद्युतीकरण द्वारा। समझ में आ रही बात? दूसरा कारण होता है बच्चों पृष्ठीय अणुओं के विघटन के कारण। सर ये पृष्ठीय अणु क्या होते हैं? पृष्ठीय अणु मतलब कुछ पृष्ठ सक्रिय पदार्थ होते हैं, जैसे साबुन और डिटर्जेंट। साबुन और डिटर्जेंट पृष्ठ सक्रिय कारक पदार्थ होते हैं। ये क्या करते हैं? पृष्ठ के प्रति सक्रिय होते हैं, गंदगी को हटा देते हैं। तो पृष्ठ सक्रिय पदार्थ जैसे साबुन वगैरह, इनके आयन अंतराण्विक आकर्षण बलों द्वारा जुड़कर कोलाइडी कण बनाते हैं। मिसेल याद होगा आपको, सहचारी कोलाइड बताया था मैंने। अंतराण्विक कोलाइडी कण बनाते हैं, अंतराण्विक आकर्षण बलों द्वारा जुड़कर बड़े बड़े आकार के कोलाइडी कण बनाते हैं जो एक ही प्रकार का आवेश लिए रहते हैं। जैसे ये ध्यान आ रहा है आपको, सोडियम स्टेरेट साबुन है, इसको जल में घोलने पर इसका आयनन होता है बच्चों, सोडियम आयन तो विलयन में चला जाता है, ठीक है। तो कोलाइडी कणों पर आवेश जो है सोडियम आयनों की वजह से नहीं आता है, किसकी वजह से आता है? सिर्फ स्टेरेट आयन होते हैं। स्टेरेट आयन में 2 भाग होते हैं, ध्यान आ रहा है? स्टेरेट आयन ये होगा, इसमें जो बड़ा वाला भाग होगा पीछे वाला वो टेल, आगे वाला भाग हेड। तो टेल जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है नेचर में, यानी जल विरागी होता है। तो ऐसे बहुत सारे अणु ऐसे जुड़ करके एक गोल गोल संरचना बनाते थे, याद आ रहा है ना? ऐसे 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 मिसेल बनाते थे। तो मिसेल पर कौन सा आवेश होगा? सीधी सी बात है, नेगेटिव चार्ज होगा सबको इन पर, ठीक है। तो कोलाइडी कणों पर एक ही प्रकार का आवेश आ जाएगा, जैसे यहाँ पर ऋणावेशित कोलाइडी कण बनेंगे। अब इस तरीके से धनावेशित भी बनते हैं, कुछ धनावेशित साबुन भी होते हैं, वो धनावेशित कोलाइडी कण बनाते हैं। तो ये 2 तरीके मैंने आपको बता दी, इसको नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं तीसरे तरीके क्या है आवेश आने का, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब बात करते हैं तीसरा कारण क्या है। तो जो तीसरा कारण है आयनों का वर्णात्मक या चयनात्मक अधिशोषण है। देखो हम पहले ही बता चुके हैं आपको कोलाइडी विलयनों के गुणधर्मों में, कोलाइडी विलयन के कण एक उत्तम अधिशोषक का कार्य करते हैं। इन कणों पर जो है अधिशोषण हो जाता है। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि कोलाइडी कणों पर विलयन में परिक्षेपण में से जो आयन होते हैं वो अधिशोषित हो जाते हैं कोलाइडी कणों पर। इस आयनों के अधिशोषण के कारण उन पर आवेश आ जाएगा, सीधी सी बात है। अब कौन सा आयन कोलाइडी कण पर अधिशोषित होगा? क्योंकि विलयन में तो दोनों प्रकार के आयन मौजूद होते हैं, धनायन भी ऋणायन भी। तो ये सिद्धांत कहता है वो आयन अधिशोषित होगा, वो आयन अधिशोषित होगा कोलाइडी कण पर जो आयन कोलाइडी कण के जालक में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। देखो मैं ऐसे समझा सकते हैं, FeCl3 जो है इसका जल अपघटन होता है, तो आपको ध्यान आ रहा है इसका हाइड्रोक्साइड सॉल्ट बनता है, 3H जल के अणु है, ठीक है। 3 क्लोरीन 3HCl के साथ 3HCl बाहर निकल जाएगा, 3Cl के साथ 3H चले जाएंगे, 3HOH यहाँ आ जाएंगे, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी सॉल्ट बनेगा। ये कोलाइडी कण है, ठीक है। अब इन कोलाइडी कणों पर आवेश आना है, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पर जल के अणुओं की वजह से कभी आवेश नहीं आता, ये ध्यान रखना। हमेशा आवेश किसकी वजह से आता है? FeCl3 की वजह से। तो FeCl3 के सारे ये दुर्बल वैद्युत अपघट्ट होता है, FeCl3 एक दुर्बल वैद्युत अपघट्ट होता है। तो ये सारा का सारा नहीं बनाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसका केवल कुछ ही भाग है फेरिक क्लोराइड का, कुछ ही भाग हाइड्रोक्साइड बना पाएगा, तो कुछ भाग इसका शेष रह जाएगा। तो जो शेष भाग है वो लिखा है मैंने, शेष भाग, क्योंकि दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है।
फेरिक क्लोराइड का जो शेष भाग है वो एसिड आयनित रहता है Fe3+ आयनों में और क्लोराइड आयनों में। अब ये जो कोलाइडी कण है इसी के साथ ये FeCl3 भी, अरे ये पूरी रिएक्शन एक पात्र में हो रही है ना, तो इसी पात्र में ये भी बन गया फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी कणों के साथ FeCl3 बचा हुआ है कुछ, तो इस FeCl3 के Fe3+ आयन है और क्लोराइड आयन है। अब दोनों में से कौन से आयन है जो कोलाइडी कणों में कॉमन है? कोलाइडी कणों के जालक में दो प्रकार के आयन है, फेरिक आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो फेरिक आयन कॉमन है, ये आयन विलयन में भी है, मतलब FeCl3 के शेष भाग में भी है और कोलाइडी कणों में भी कॉमन है। तो ये वाले आयन जो है कोलाइडी कणों पर अधिशोषित हो जाते हैं, तो इसकी सतह पर एक ये फेरिक आयनों की लेयर बन जाती है कोलाइडी कणों के चारों तरफ। देखो ऐसे, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी कण है, इसके चारों तरफ फेरिक आयनों की लेयर बन गई। ये फेरिक आयन कहाँ से आए हैं? कॉमन आयन है, ये विलयन में से आए हैं। बचे हुए फेरिक क्लोराइड के आयन की वजह से फेरिक आयन बने, ये इसके ऊपर अधिशोषित हो गए। अब ये प्राथमिक परत बन जाती है आवेश की, कोलाइडी कणों पर प्राथमिक परत बन जाती है। ये प्राथमिक परत एक तरह से रासायनिक अधिशोषण का परिणाम है, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रांग होती है, ये आयन हिल भी नहीं पाते, ये स्थिर परत होती है और इस परत की वजह से जो आवेश आता है, ठीक है, वो ही कोलाइडी कणों पर आवेश माना जाता है। अगर मान लो कोई आयन ऋणावेशित होता जो इसके कण के चारों तरफ चिपक जाता तो ऋणावेशित कोलाइडी कण हो जाते। अभी धनावेशित है तो धनावेशित कोलाइडी कण बन जाते हैं। समझ में आ रही बात? इंपॉर्टेंट बात यह है कि साथ साथ दूसरी जो आयन है फेरिक आयन के साथ क्लोराइड आयन है वो दूसरी परत बनाते हैं, द्विक स्तर बनाते हैं। ये दूसरी परत के कण जो हैं ये मोबाइल होते हैं, मतलब गतिशील होते हैं, ठीक है। ये क्लोराइड आयन, और क्लोराइड आयन कितने होंगे? आवेश में बराबर होता, मतलब आवेश बराबर होता है दोनों परतों का। पहली परत में कितना आवेश है? तो जो 3 3 6 3 9 और 3 12 धनावेश मौजूद है, तो 12 ऋणावेश दूसरी परत में मौजूद होना चाहिए। यानी एक फेरिक आयनों के लिए 3 क्लोराइड आयन है। देखो 3 क्लोराइड आयन, 3 क्लोराइड आयन, 3 क्लोराइड आयन, इस तरह से डबल लेयर बन जाती है। कोलाइडी कणों पर आवेश की दोहरी परत बन जाती है। पहली परत जो होती है आवेश की वो धनावेश देती है कोलाइडी कणों को, दूसरी परत ऋणावेश देती है। कुछ बच्चे सोचते सर ये तो आवेश उदासीन हो गया, समझ नहीं रहे। देखो ये जो दूसरी परत का आवेश है ये मोबाइल है, कहीं भी जा सकता है, ठीक है ना, कहीं भी जा सकता है। पहली परत का आवेश जो है ये फिक्स है, ये उदासीन नहीं हुआ है। पहली परत का आवेश है ना, इसकी वजह से कोलाइडी कणों पर आवेश आया हुआ है। क्लियर हो रही बात? तो वही सब मैंने यहाँ पे लिखा है, आप इसको नोट कर लीजिए। एक चीज़ और नहीं, दोनों परतों पर देखो, इस परत में भी आवेश है, इस परत में भी। पहली परत में आवेश है तो यहाँ विभव बनेगा, दूसरी परत में आवेश है तो यहाँ विभव बनेगा, तो विभवांतर हो जाएगा दोनों परतों के बीच का। तो दोनों परतों के मध्य विभव का अंतर पैदा होगा, उसे जीटा विभव कहा जाता है। ये ध्यान रखना, ठीक है, इसको नोट कर लो। चलो अब डिस्कस करते हैं ऋणावेशित सॉल, ठीक है। AH2S3 कोलाइडी कण ऋणावेशित होते हैं, AH2S3 सॉल के कोलाइडी कण ऋणावेशित होती हैं। तो इन पर ऋणावेश कैसे आता है? याद आ रहा है कुछ? आर्सेनिक ऑक्साइड का अपन क्या करते थे? डबल डिकम्पोजिशन, ठीक है ना, डबल डिकम्पोजिशन मेथड द्वारा अपन आर्सेनिक ऑक्साइड को किस में बदलते हैं? आर्सेनिक सल्फाइड के सॉल में बदलते हैं, कोलाइडी सॉल में, ठीक है, जल के अणु बाहर निकल जाए। अब देखो फिर से वही, आर्सेनिक ऑक्साइड से आर्सेनिक सल्फाइड बन गया, H2S दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है, ये कुछ बचा रह जाता है। ये तो काम आ जाता है मैक्सिमम, ये तो इसमें बदल जाता है, लेकिन इसकी कुछ मात्रा बची रहती है। तब इन कोलाइडी कणों पर आवेश इस पर निर्भर करेगा। अब बताओ, ये H2S दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, कुछ इसकी मात्रा बची हुई है, ये आयन द्वारा सल्फाइड आयन पैदा करेगा, हाइड्राइड आयन H+ आयन पैदा करेगा, ठीक है। तो ये सल्फाइड आयन कॉमन आयन है, मतलब ये सल्फाइड आयन विलयन में भी है और कोलाइडी कणों के जालक में भी है, सल्फाइड जालक में, ठीक है। तो ये आयन अब इस आर्सेनिक सल्फाइड के कणों पर अधिशोषित हो जाते हैं और ऋणावेशित सॉल आ जाता है। इसके चारों तरफ H+ आयनों की दोहरी परत बन जाती है, वो द्वितीय परत होती है। पहली और दूसरी परत के बीच में जो विभव का अंतर होता है उसे जीटा विभव कहते हैं, वो सब अपन देख चुके हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये आवेश मतलब कोलाइडी कणों पर आवेश का आना ये खत्म हो चुका है। अब इसके बाद आता है वैद्युत कण संचरण क्या होता है। देखो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में अगर कोलाइडी कणों को रख दिया जाए तो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन होना वैद्युत कण संचरण कहलाता है। भाई अगर कोलाइडी जैसे आर्सेनिक सल्फाइड के सॉल जो कि ऋणावेशित सॉल है, इसको आप क्या करो, एक इस तरीके की यू आकार की नली में ले लो, इसमें पानी भरा हुआ है और आर्सेनिक सल्फाइड का पीला सॉल है, सॉल पीले रंग का होता है ये आर्सेनिक सल्फाइड का, मतलब ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ये आर्सेनिक सल्फाइड का पीला सॉल है, ऊपर जल भरा हुआ है, ये क्या हुआ है हमारा? जल भरा हुआ है, ठीक है भाई।
जैसे ये प्रारंभ में है, मतलब हमने क्या किया है, इधर वाले भाग में एक इलेक्ट्रोड लगा रखा है, धनावेशित इलेक्ट्रोड लगा रखा है, इधर वाले भाग में ऋणावेशित इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड डुबो रखे तार के द्वारा बैटरी से कनेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, प्रारंभ में मतलब अभी हमने बैटरी स्टार्ट नहीं की है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की है। जैसे विद्युत धारा प्रारंभ करेंगे तो बाद में क्या होगा, जरा इस सीन चेक करो। यानी ये सारा का सारा ऋणावेशित सवाल है वो इधर इकट्ठा हो गया धनावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ। इसका मतलब ये है कि कोलाइडी कणों ने क्या किया, कोलाइडी कणों ने उस इलेक्ट्रोड की ओर गमन किया जो विपरीत आवेशित था। मतलब कोलाइडी कणों पर ऋणावेश है, आर्सेनिक सल्फाइड के आयनों पर ऋणावेश है। ठीक है, तो इन्होंने धनावेशित एनोड की तरफ गमन किया। क्लियर है, तो इसे बोलते हैं ऋण कण संचलन। कोलाइडी कण जो है ऋणावेशित है तो वही धनावेशित एनोड की तरफ जा रहे हैं। अगर धनावेशित कोलाइडी सॉल्व होता तो ऋणावेशित कैथोड की तरफ जाता। समझ में आ रही बात? तो बाद में ये सारा इधर इकट्ठा हो जाता है, जल उधर चला जाता है। समझ में आ रही बात? तो वैद्युत कण संचलन होता है, ये दो प्रकार का होता है। धन कण संचलन जब कोलाइडी कण धनावेशित हो, ऋण कण संचलन जब कोलाइडी कण ऋणावेशित हो। समझ में आ रही बात? आर्सेनिक सल्फाइड के ऋणावेशित कोलाइडी कण धनावेशित एनोड की तरफ गमन करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद अपन शुरू करते हैं। ठीक है ना, ये हमारा लास्ट टॉपिक कोलाइडी विलयन का स्कंदन, ये लास्ट गुणधर्म है। ठीक है ना, ये लास्ट, ये बहुत बड़ा गुणधर्म है कोलाइडी विलयन का। स्कंदन क्या होता है, मतलब कोलाइडी विलयन के कणों को अपन निलंबन में कैसे बदलते हैं। कोलाइडी विलयन के कणों को आप उदासीन करके, आवेश है ना इनके ऊपर, इनको उदासीन करके इनके कणों को एक दूसरे से जोड़ के बड़े आकार के कणों को में कैसे बदलते हैं, मतलब इनका स्कंदन क्या होता है, किस तरह से करते हैं, कौन सा यहाँ पर नियम काम आता है। हार्डी-सूल जो नियम काम आते हैं उसको चेक करेंगे, गोल्ड नंबर चेक करेंगे, उसके बाद इमल्सन और उसके बाद कोलाइडी विलयन क्या अनुप्रयोग। इसको नोट कर लीजिए। चलो अभी स्टार्ट करते हैं कोलाइडी विलयनों का स्कंदन। ये लास्ट गुण है कोलाइडी विलयनों का। ठीक है, देखो कोलाइडी विलयनों का स्कंदन, इसका क्या मतलब होता है। हम ये जानते हैं कि कोलाइडी विलयन में कणों पर उपस्थित एक समान आवेश, जरा ध्यान दो, कोलाइडी विलयन स्थायी क्यों होते हैं, क्योंकि उनके कणों पर एक समान आवेश पाया जाता है। अब स्कंदन का मतलब होता है कि इस एक समान आवेश को उदासीन कर दिया जाए। तो सीधी सी बात है, कोलाइडी विलयन के एक समान आवेश को अगर हम उदासीन कर देंगे तो कोलाइडी विलयन के कण निलंबन में बदल जाएंगे, उनका अवक्षेपण हो जाएगा। इस प्रक्रिया को स्कंदन बोलते हैं। यानी कोलाइडी कण बड़े आकार के कणों में तब्दील हो जाएंगे। कैसे भाई, जिन पर आवेश है, कोलाइडी विलयन में कणों पर आवेश होता है, तो उसे कम करके या नष्ट कर दें तो कण उदासीन हो जाएंगे। और जब कण उदासीन हो जाएंगे तो वांडरवाल बलों द्वारा खिंच के चिपक जाएंगे एक दूसरे से और बड़े आकार के कण बना लेंगे। ठीक है, वांडरवाल बलों द्वारा संयोजित होकर बड़े आकार के कणों में अवक्षेपित हो जाएंगे, इसे स्कंदन कहते हैं। अरे बड़े आकार के कण तब बनेंगे जब छोटे छोटे कोलाइडी कणों का आवेश खत्म हो जाए, क्योंकि आवेश रहेगा तो एक समान आवेश वाले कण प्रतिकर्षण करते रहेंगे एक दूसरे से, कोलाइडी विलयन बना रहेगा, अवस्था में स्थायी रहेगा। लेकिन इस आवेश को खत्म कर दिया जाए, उदासीन कर दिया जाए कोलाइडी कणों को, तो कोलाइडी कण उदासीन अवस्था में जो एक दूसरे से चिपक जाते हैं वांडरवाल बलों द्वारा। अब उदासीन कोलाइडी कणों पर वांडरवाल बल लगने लग जाएंगे। पहले तो एक समान आवेश था तो प्रतिकर्षण बल हावी था, इसलिए एक दूसरे से दूर दूर थे, धक्का मार रहे थे। अब वो आवेश आपने समाप्त कर दिया, कोलाइडी कण उदासीन हो गए। उदासीन कोलाइडी कण वांडरवाल बलों द्वारा खिंच के बड़े आकार के कणों में अवक्षेपित हो जाते हैं, इसे ही स्कंदन कहते हैं। मतलब कोलाइडी विलयन के आवेश को समाप्त करो, उसे उदासीन करो, उदासीन कण एक दूसरे को खींच के कोलाइडी कणों को खत्म कर देते हैं, बड़े आकार के निलंबन में बदल जाते हैं, अवक्षेप में बनाते हैं ये, इसे अवक्षेपण कहा जाता है। ठीक है भाई, यह स्कंदन भी कहा जाता है। स्कंदन के कारण कोलाइडी विलयन निलंबन में या अवक्षेप में बदल जाते हैं। स्कंदन दो प्रकार से किया जाता है, आधिक अपोहन द्वारा और विद्युत अपघट्ट मिलाकर। हम कोलाइडी विलयन को स्कंदित कैसे करें, देखो आपको ध्यान होगा, अपोहन में हम क्या करते थे, एक जंतु झिल्ली से बने हुए बैग में अशुद्ध कोलाइडी विलयन भरकर उसे बहते हुए पानी में उल्टा लटकाते थे, जिससे क्या होता था, अशुद्धियां जो होती थी कोलाइडी विलयन से बाहर हो जाती थी। मतलब जो अशुद्धियां कोलाइडी कणों से चिपकी हुई थी ना बच्चों, वो अशुद्धियां कोलाइडी विलयन से कोलाइडी कणों को छोड़ छोड़ कर बाहर हो जाती हैं। तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि ज़्यादा देर तक अपोहन कर दे तो क्या होगा, आवेश जो चिपका हुआ है कोलाइडी आयन कणों पर वो भी हट जाएगा, वही होता है। अगर हम ज़्यादा देर तक, अधिक मतलब ज़्यादा देर तक अधिक मात्रा में अपोहन कर दें, तो कोलाइडी कणों को अधिक समय तक अपोहन कर दें तो अशुद्धियों के साथ साथ कोलाइडी कणों का आवेश भी पृथक होने लग जाता है और कोलाइडी कण उदासीन हो जाते हैं और स्कंदित हो जाते हैं। दूसरा कारण क्या है स्कंदन का, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है स्कंदन का, वैद्युत अपघट्ट मिला दो। बच्चों वैद्युत अपघट्ट ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो आयन होते हैं, मतलब जब भी ये विलयन में डाला जाएगा तो ये दो आयन पैदा करेगा, धनायन और ऋणायन। अब सीधी सी बात है, कोलाइडी विलयन में तो एक ही प्रकार का आवेश होता है, तो धनावेश होता है, ऋणावेश है। जो उसकी
प्राथमिक परत में होता है। तो जो भी है आवेश है उसके हिसाब से विपरीत आयन जा करके और उसका स्कंदन कर देता है। जब कोलाइड विलयन में विद्युत अपघट्ट मिलाया जाता है तो इनका विपरीत आवेशित आयन, इनका मतलब विद्युत अपघट्ट का विपरीत आवेशित आयन A+ भी हो सकता है, B- भी हो सकता है। अगर कोलाइड विलयन के कण ऋणावेशित है तो विपरीत आवेशित आयन धनायन होगा, और कोलाइडी कण ऋणावेशित है मतलब धनावेशित है तो विपरीत आवेशित आयन ऋणावेशित होगा। कोलाइडी कणों पर ये आयन जो होते हैं विपरीत आवेशित आयन विद्युत अपघट्ट के, ये बच्चों जाकर के अधिशोषित हो जाते हैं, जिससे कण उदासीन हो जाता है, कण एक दूसरे के पास आकर बड़े आकार के कणों में अवक्षेपित हो जाता है। समझ में आ गई बात? मतलब उदासीन कर दो कोलाइडी कणों को। आर्सेनिक सल्फाइड के ऋणावेशित कण बेरियम क्लोराइड विद्युत अपघट्ट के बेरियम आयनों द्वारा स्कंदित होते हैं। भाई बेरियम क्लोराइड दो प्रकार के आयन पैदा करता है, बेरियम आयन और क्लोराइड आयन। बेरियम आयन को समाक्षेपण आयन बोला जाता है। विद्युत अपघट्ट का वह आयन जो अवक्षेपण कर रहा है, ठीक है, उसे समाक्षेपण आयन बोलते हैं। तो ये बेरियम आयन क्यों कर रहा है? क्योंकि हमें पता है आर्सेनिक सल्फाइड की प्राथमिक परत सल्फाइड आयनों से घिरी हुई है, तो इन कणों पर ऋणावेश आवेश मौजूद है। तो ऋणावेश जो होता है वो बेरियम धनायनों द्वारा उदासीन हो जाता है, और ये उदासीन कण है ये ऐसे बहुत सारे कण चिपक के अवक्षेप का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से कोलाइडी विलयनों का स्कंदन किया जाता है। पहला तरीका मैंने बता दिया आधे कपोन, दूसरा तरीका विद्युत अपघट्ट मिलाकर, ठीक है। अब एक वैज्ञानिक हुए थे हार्डी सूल्जे, उन्होंने एक नियम दिया था। उन्होंने ये बताया था कि विद्युत अपघट्ट की कितनी मात्रा से किसी कोलाइडी विलयन का स्कंदन किया जा सकता है, इसमें एक संबंध बताया था। मतलब विद्युत अपघट्ट की मात्रा और कोलाइड विलयन के संबंध पर, कोलाइड विलयन के स्कंदन पर एक संबंध दिया था उन्होंने, और ये बताया था कि विद्युत अपघट्ट का जो आयन समाक्षेपण आयन होता है, मतलब जो कोलाइडी कणों को उदासीन करके स्कंदित कर देता है, उस आयन की संयोजकता जो होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अभी इसको नोट कर लो, फिर अपन हार्डी सूल्जे नियम पढ़ते हैं। चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं हार्डी सूल्जे का नियम। देखो हार्डी सूल्जे का नियम क्या है? किसी कोलॉइड की निश्चित मात्रा को, जरा ध्यान दो, किसी कोलाइडी विलयन की निश्चित मात्रा को, जैसे 1 लीटर मात्रा ले लो, निश्चित मात्रा 2 लीटर 10 लीटर निश्चित मात्रा ले लो, उसको स्कंदित करने के लिए विद्युत अपघट्ट की कितनी मात्रा लग रही है, ये समाक्षेपण आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। मतलब विद्युत अपघट्ट का जो आयन समाक्षेपण आयन होता है, समझ गए, वह आयन जो विद्युत अपघट्ट के आवेश को उदासीन करता है, या तो ये धनावेशित आयन होता है या फिर ऋणावेशित आयन होता है। तो समाक्षेपण आयन की संयोजकता पर निर्भर करता है। और ये क्या है? विद्युत अपघट्ट की स्कंदन क्षमता समानुपाती समाक्षेपण आयन की संयोजकता। अब ये स्कंदन क्षमता क्या होता है, जरा ध्यान दो। विद्युत अपघट्ट की मिलीमोल प्रति लीटर में, जरा ध्यान देना, विद्युत अपघट्ट की मिलीमोल प्रति लीटर में वह न्यूनतम सांद्रता जिससे कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो सके, स्कंदन क्षमता कहलाती है। मतलब विद्युत अपघट्ट हम मिलाकर के कोलाइडी विलयन का स्कंदन कर रहे हैं, तो हमें 1 लीटर कोलाइडी विलयन का अगर स्कंदन करना हो तो कितने मिलीमोल विद्युत अपघट्ट डालना पड़ेगा न्यूनतम, उसे अपन स्कंदन क्षमता बोलते हैं। और हार्डी सूल्जे क्या कहता है कि विद्युत अपघट्ट की कितने मिलीमोल सांद्रता डालनी पड़ेगी, ये निर्भर करता है उसकी संयोजकता पर। समझ में आई ये बात? ठीक है। मतलब उसकी क्षमता कितनी होगी, जरा उल्टा बोल दिया, सॉरी। मतलब विद्युत अपघट्ट की क्षमता जितनी ज्यादा होगी ना, ये निर्भर करेगा समाक्षेपण आयन की संयोजकता पर। संयोजकता ज्यादा है, जिस आयन को स्कंदन करना है उस पर आवेश ज्यादा है, संयोजकता से मतलब उस पर आवेश बड़ा है, ठीक है, तो उसकी क्षमता ज्यादा होगी और उसका जो मान होगा, मतलब जो मात्रा लगेगी वो कम लगेगी। स्कंदन क्षमता तो अधिक होगी भी, सीधी सी बात है। स्कंदन क्षमता कब अधिक होगी? जब समाक्षेपण आयन की संयोजकता ज्यादा होगी। समझ में आ गई? लेकिन एक चीज होती है स्कंदन मान, इसको और समझ लो, ये उल्टा होता है। विद्युत अपघट्ट की स्कंदन क्षमता ज्यादा है तो उसका स्कंदन मान कम होगा, मतलब उसकी मिलीमोल प्रति लीटर में जो सांद्रता होगी वो कम होगी। एक सेकेंड, मैं इसको करेक्ट कर दूं। एक मिनट, ये स्कंदन मान या ऊर्णन मान कहला? ऊर्णन मान कहलाता है, सॉरी। विद्युत अपघट्ट की मिलीमोल प्रति लीटर में वह न्यूनतम सांद्रता जिससे कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो सके, स्कंदन मान कहलाता है बच्चों, है ना, स्कंदन मान कहलाता है। ये स्कंदन मान का फॉर्मूला है।
स्कंदन मान क्या होता है? किसी विद्युत अपघट्ट का विद्युत अपघट्ट की मात्रा अपॉन उसका कुल आयतन, जितने आयतन का हमें स्कंदन करना है वो नीचे, विद्युत अपघट्ट कुल मात्रा ऊपर इंटू 100। और एक चीज ध्यान रखना, स्कंदन मान इस फॉर्मूले से निकल आएगा, ये जितना ज्यादा होगा स्कंदन क्षमता उतनी कम होगी। मतलब स्कंदन मान जो है ना, अगर ज्यादा है, मतलब 1 लीटर कोलाइड विलयन का स्कंदन करने के लिए हमें 5 मिलीमोल डालना पड़ रहा है, और एक दूसरा विद्युत अपघट्ट में सिर्फ 2 मिलीमोल डालना पड़ रहा है। तो इसका मतलब 2 मिलीमोल वाले की बहुत कम मात्रा डालनी पड़ रही है, मतलब इसका उसमें पावर ज़्यादा है, उसकी स्कंदन क्षमता ज़्यादा है। तो स्कंदन क्षमता जितनी ज़्यादा होगी, संयोजकता ज़्यादा होगी, तो सीधा सीधा संबंध आ गया। विद्युत अपघट्ट की संयोजकता, विद्युत अपघट्ट का वह आयन जो स्कंदन करेगा, समाक्षेपण आयन, उसकी संयोजकता ज़्यादा होगी तो स्कंदन क्षमता ज़्यादा होगी, तो स्कंदन मान कम होगा। समझ में आ गई? ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब जरा चेक करो, धनावेशित कोलाइडी कणों के प्रति ऋणायनों की स्कंदन क्षमता। सीधी सी बात है, अगर कोलाइडी कण धनावेशित होंगे तो उनको स्कंदित करने वाले आयन कौन से होंगे? ऋणावेशित होंगे। उन ऋणायनों की स्कंदन क्षमता, शक्ति का घटता क्रम देखो। ये हमारे पास धनावेशित सॉल है फेरिक हाइड्रोक्साइड का, इसका स्कंदन करना है हमें, तो समाक्षेपण आयन ऋणायन। हमारे पास 4 प्रकार के विद्युत अपघट्ट है। एक प्रकार का विद्युत अपघट्ट ऐसा जिसने ये वाला ऋणायन दिया, इसकी संयोजकता 4 है, इसकी 3 है, फॉस्फेट सल्फेट की 2 है, क्लोराइड की 1 है, तो इसकी शक्ति सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, इसकी शक्ति सबसे ज़्यादा होगी, मतलब इसकी बहुत कम मात्रा से इसका स्कंदन हो जाएगा, मतलब इसका स्कंदन मान कम, मात्रा इसकी कम लगेगी लेकिन शक्ति बहुत ज़्यादा होगी। स्कंदन क्षमता इसकी बहुत ज़्यादा होगी लेकिन स्कंदन मान कम लगेगा। समझ में आ रही बात? 1 लीटर कोलाइड, 1 लीटर फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइड विलयन को स्कंदन करने के लिए इसकी सबसे कम मात्रा लगेगी, मतलब इसका स्कंदन मान सबसे कम होगा, बट इसकी स्कंदन क्षमता तो ज़्यादा है ना, ये पावरफुल तो ज़्यादा है ना, तभी तो इसकी कम मात्रा लग रही है। समझ में आ रही? तो बढ़ती संयोजकता, इसकी सबसे ज़्यादा स्कंदन मान है, या इसकी क्षमता सबसे कम है, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में चाहिए होगा, क्योंकि इस पर एक ही ऋणावेशित आवेश है। समझ में आ गई? तो बढ़ती संयोजकता इधर है, अतः बढ़ती स्कंदन क्षमता, लेकिन घटता ऊर्णन मान या घटता स्कंदन मान, सबसे ज़्यादा स्कंदन मान इसका होगा, इसकी सबसे ज़्यादा मिलीमोल सांद्रता चाहिए होगी 1 लीटर को स्कंदित करने, इसकी सबसे कम चाहिए होगी। ऐसे उल्टा भी हो सकता है, अगर मान लो धनावेशित की जगह को ऋणावेशित कोलाइड विलयन है तो धनायन उसका स्कंदन करेंगे, तो धनायन की संयोजकता ज़्यादा होगी तो वही स्कंदन क्षमता ज़्यादा होगी, इसकी स्कंदन क्षमता सबसे ज़्यादा होगी, स्कंदन मान सबसे कम होगा। क्लियर है? इसको नोट कर लो, फॉर्मूला नोट कर लो। देखो बच्चों, अब आगे बात करते हैं अपन ऋणावेशित आर्सेनिक सल्फाइड जो है, इसके सॉल्ट का स्कंदन करने के लिए हमारे पास विद्युत अपघट्ट है 3, NaCl, PbCl2 और AlCl3। समाक्षेपण आयन कौन सा है? जरा सुन लो, NaCl का सोडियम आयन है, क्योंकि ऋणावेशित सॉल्ट का स्कंदन करना है तो धनायन चाहिए, समाक्षेपण आयन धनायन चाहिए। NaCl से सोडियम आयन मिलेगा, PbCl2 से Pb2+ आयन, AlCl3 से Al3+। सबसे बड़ा आवेश किस पर है? इस पर। संयोजकता बढ़ रही है तो स्कंदन क्षमता भी बढ़ रही है, मतलब इसकी स्कंदन क्षमता सबसे ज़्यादा है, ये तेजी से स्कंदन करेगा, लेकिन इसका स्कंदन मान कम है, मतलब इसकी बहुत कम मात्रा लगेगी मिलीमोल में। तो जरा देखो, स्कंदन मान मिलीमोल प्रति लीटर में, अगर NaCl के केस में हम स्कंदन मान देखें तो 52.9 मिलीमोल प्रति लीटर, मतलब आर्सेनिक सल्फाइड के 1 लीटर कोलाइड विलयन को स्कंदित करने के लिए NaCl के 52.9 मिलीमोल लगेंगे, जबकि AlCl3 के मात्र 0.085 मिलीमोल लगेंगे। आप सोचो कितना कम लग रहा है ये, मतलब इसका पावर बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, क्योंकि एक ही आयन पर 3 धनावेश मौजूद है। क्लियर है नहीं है? और इसके एक ही आयन पर 1 धनावेश मौजूद है। तो सीधी सी बात है, अगर कोलाइडी सॉल पर मान लो ऋणावेशित -1 हुआ तो इसका एक कण उसके 1 कण को उदासीन करेगा, जबकि इसका 1 कण उसके 3 कणों को उदासीन करेगा, यानी इसकी बहुत कम मात्रा से बहुत ज़्यादा कोलाइड विलयन का अधिशोषण हो जाएगा, सॉरी स्कंदन हो जाएगा। संयोजकता बढ़ रही है, स्कंदन क्षमता बढ़ रही है, लेकिन स्कंदन मान घट रहा है। अब अच्छे से क्लियर हुआ होगा आई थिंक, है ना। अगला टॉपिक है बच्चों कोलाइडों का रक्षण। कोलाइडों का रक्षण क्या होता है भाई? द्रव विरोधी को सॉल द्रव स्नेही से कम स्थायी होते हैं, ये बात हम देख चुके हैं, हम पहले देख चुके हैं। द्रव स्नेही द्रव विरोधी में द्रव विरोधी कम स्थायी होते हैं, द्रव स्नेही अधिक स्थायी होते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब द्रव विरोधी सॉल का स्कंदन करना होता है तो हमें विद्युत अपघट्ट की बहुत ही इतू सी मात्रा मिलानी पड़ती है। विद्युत अपघट्ट की बहुत ही कम मात्रा मिलाओ, द्रव विरोधी सॉल का स्कंदन हो जाता है। लेकिन द्रव स्नेही सॉल के स्कंदन करने के लिए विद्युत अपघट्ट की बहुत अत्यधिक मात्रा मिलानी पड़ती है। मतलब द्रव स्नेही सॉल एक स्थायी सॉल है, जबकि द्रव विरोधी सॉल एक अस्थायी सॉल है। अब सपोज करो हमें द्रव विरोधी सॉल को बचाना है, उसकी रक्षा करनी है विद्युत अपघट्ट से। हम ये चाहते हैं कि द्रव विरोधी सॉल में अगर कोई विद्युत अपघट्ट डला भी हुआ है तो वो उसे खराब नहीं करना चाहिए, निलंबन नहीं बनना चाहिए, अवक्षेपण नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उसमें से द्रव स्नेही डाल देते हैं, थोड़ा सा द्रव स्नेही सॉल डाल देते हैं।
ठीक है, जब किसी द्रव स्नेही सॉल्ट को द्रव विरोधी सॉल्ट में मिलाया जाता है तो ये द्रव स्नेही सॉल्ट के कण द्रव विरोधी सॉल्ट के कणों के चारों तरफ एक रक्षी परत बना देते हैं, जिससे विद्युत अपघट्ट द्वारा होने वाला स्कंदन रुक जाता है। इसे रक्षण कहते हैं। समझ में आ रही बात? द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षी कोलाइड मतलब इसने रक्षा की है, और जिसकी रक्षा की है वो द्रव विरोधी होता है तो उसे बोलते हैं रक्षित। रक्षी कोलाइड होता है द्रव स्नेही कोलाइड जो रक्षा करता है, ठीक है, स्कंदन से बचाता है, ठीक है, विद्युत अपघट्ट के स्कंदन से बचाता है, और जिसकी रक्षा होती है वो रक्षित होता है, द्रव विरोधी रक्षित होता है। जैसे सोने का सॉल, गोल्ड का सॉल द्रव विरोधी सॉल है, इसमें NaCl मिलाओ, इसका स्कंदन हो जाएगा क्योंकि ये द्रव विरोधी है। लेकिन अगर इसमें जिलेटिन मिला दोगे, जिलेटिन एक द्रव स्नेही सॉल होता है, ये रक्षी कोलाइड होता है, तो जिलेटिन इस सोने के कणों के चारों तरफ एक परत बना देता है, एक है ना, एक परत बना देता है, एक रक्षी परत बना देता है। इससे अब NaCl इसका स्कंदन नहीं कर पाता गोल्ड के कणों का, तो इसका रक्षण हो जाता है, अब स्कंदन नहीं हो रहा। समझ में आ रही बात? ठीक है, उसका उदाहरण देखो, आइसक्रीम में दूध, बर्फ और शर्करा होती है। भाई दूध, ठंडी ठंडी बर्फ और मीठी मीठी शर्करा, यही तो आइसक्रीम है। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों का स्कंदन होने से बचाने के लिए इसमें जिलेटिन मिलाते हैं, गोल्ड में भी जिलेटिन मिलाते हैं। क्लियर है? तो ये है आपका रक्षण। अब एक आता है स्वर्णांक की परिभाषा आती है, उसको चेक करते हैं, इसको नोट कर लो एक बार। बच्चों गोल्ड संख्या या स्वर्ण संख्या क्या होती है जरा ये देखो, ये रक्षण से संबंधित टर्म है, जिगमोंडे नामक वैज्ञानिक ने दी थी। रक्षी कोलाइड समझिए, द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा, रक्षी कोलाइड या द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्रामों में वह न्यूनतम मात्रा जो 10 ml सोने के सॉल को, जरा ध्यान देना, मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा किसकी, स्वर्ण संख्या क्या है, मिलीग्राम में न्यूनतम मात्रा किसकी, रक्षी कोलाइड की, द्रव स्नेही कोलाइड की, जो क्या कर रही है 10 ml सोने के सॉल को, 10 ml सोने का सॉल द्रव विरोधी है, इसका स्कंदन होगा किससे, NaCl से, उसको बचाएगी। 10 ml सोने के सॉल को 10% NaCl के 1 ml द्वारा होने वाले स्कंदन से बचा रहे। तीन चीजें हैं, 10% NaCl का 1 ml विलयन, ये तो क्या है, विद्युत अपघट्ट, ये तो स्कंदन करेगा किसका, 10 ml सोने का करेगा। अब इसको बचाएगा कौन, रक्षी कोलाइड, तो इसको बचाने के लिए 10 ml सोने के सॉल का स्कंदन होने से बचाने के लिए, ठीक है ना, रक्षी कोलाइड की कितनी मिलीग्राम मात्रा डालनी पड़ेगी, वो ही स्वर्ण संख्या है। कितनी मिलीग्राम मात्रा डालनी पड़ेगी द्रव स्नेही सॉल की, 10 ml सोने के सॉल को बचाने के लिए, किससे, 10% NaCl के 1 ml विलयन से बचाने के लिए, स्कंदन से बचाने के लिए रक्षी कोलाइड की कितनी मिलीग्राम मात्रा डालनी पड़ेगी, वो मात्रा ही स्वर्ण संख्या है, गोल्ड संख्या है। और वो वही होती है जैसे मतलब स्कंदन मान होता है, उसी तरह स्वर्ण संख्या ज़्यादा डालनी पड़ रही है, मतलब ज़्यादा अमाउंट डालनी पड़ रही है किसी द्रव स्नेही की, तो वह द्रव स्नेही सॉल की स्कंदन क्षमता कम हो जाती है, मतलब रक्षण क्षमता या स्कंदन क्षमता इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्वर्ण संख्या। अब स्वर्ण संख्या मैंने यहाँ लिख दी एक तरफ मिलीग्राम में, ये रक्षी कोलाइड है। जिलेटिन सबसे बेस्ट होता है, इसकी सबसे कम मात्रा लगती है रक्षण, इसकी स्वर्ण संख्या मिलीग्राम में 0.008 है, मतलब इसकी बहुत कम मात्रा से हम 10 ml सोने के सॉल को 10% NaCl के 1 ml द्वारा होने वाले स्कंदन से बचा सकते हैं। सोने में जिलेटिन से मिलाओ सबसे बेस्ट है। उससे अगर ये नहीं अवेलेबल तो एल्बुमिन मिला सकते हो, इसकी स्वर्ण संख्या थोड़ी ज़्यादा है, यानी इसकी थोड़ी ज़्यादा मात्रा लगती है। गम अरेबिक गोंद और ज़्यादा, और आलू सबसे ख़राब है, इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा लगती है मिलीग्राम में, 20 से 25 मिलीग्राम। अब बच्चों नया टॉपिक ये है पायस या इमल्सन, उसके बाद लास्ट टॉपिक है कोलाइडी विलयनों के अनुप्रयोग, चैप्टर खत्म। स्वर्ण पायस या इमल्सन, द्रव देखो परीक्षित प्रावस्था भी द्रव हो और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव हो, तो ऐसा कोलाइडी विलयन पायस कहलाता है। 2 प्रकार का होता है, जल का तेल में पायस और तेल का जल में पायस। जल का तेल में मतलब जल अपने आप को वितरित करेगा तेल में, मतलब तेल क्या है परिक्षेपण माध्यम, जल क्या है परीक्षित प्रावस्था, तेल का जल में, तेल अपने आप को वितरित करेगा जल में, मतलब तेल परिक्षिप्त और जल परिक्षेपण। ठीक है, ये देखो जल की बूंदे बीच बीच में तेल पूरा है, तेल की बूंदे बीच बीच में जल पूरा फैला हुआ है। ठीक है, दूध और वैनिशिंग क्रीम तेल का जल में उदाहरण है। दूध और वैनिशिंग क्रीम तो किसमें, तेल और क्या जल में। और कोल्ड क्रीम, मक्खन, क्रोड लीवर ऑयल, मछली का तेल, ये सब है जल का तेल में पायस के उदाहरण। ठीक है, अब पायसी कार्मक अभिकर्मक होते हैं, उनको नोट करेंगे। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं मेरे जो लास्ट पोर्शन, पायसी कर्मक। देखो जो पायस होते हैं तेल जल, जल का तेल में, ये बहुत ही स्थायी होते हैं। आप जल को तेल में डाल दो, धीरे धीरे जल और तेल की 2 परतें बन जाती हैं, थोड़ी देर तक रख दे तो अगर उन्हें तेल व जल के इमल से अस्थायी होते हैं, कभी कभी इनको रख देने पर ये 2 परतों में अलग हो जाते हैं।
तो ये तो बहुत है स्थायी हुए। इनको स्थायित्व प्रदान करने के लिए इनमें तीसरा पदार्थ मिलाया जाता है, उसे बोलते हैं पायसीकर्मक। क्लियर है? ठीक है। अब जैसे कौन सा पायसीकर्मक काम में लेते हैं, अगर वाटर इन ऑयल है मतलब जल का तेल में है तो पायसीकर्मक होता है धातुओं के लवण, एल्कोहल और काजल। और तेल का जल में है ऑयल इन वाटर तो प्रोटीन, गोंद, प्राकृतिक और संश्लेषित साबुन। ठीक है, ये पायसीकर्मक होते हैं। इमल्सन के गुण देख लो, टंडल प्रभाव, ब्राउनियन गति दिखाते हैं। जलीय इमल्सन है तो चालकता दर्शाते हैं। जलीय इमल्सन वो होता है बच्चों जिसमें परिक्षेपण माध्यम जल हो। तेलीय पायस है मतलब जिसमें परिक्षेपण माध्यम तेल होता है तो उनकी सांद्रता अधिक होती है। विपायसन क्या होता है, पायसन को हटाना है मतलब पायसीकर्मक पदार्थ को हटा दो आप, उससे क्या होगा, तेल और जल अलग हो जाएगा, खराब हो जाएगा पायस। इमल्सन के अवयवों को पृथक करना ही विपायसन है। इमल्सन को गर्म करके और अपकेंद्रण मशीन में घुमा के ऐसा किया जा सकता है। अब लास्ट टॉपिक, इसको मैं शॉर्ट में दे रहा हूँ, चाहो तो इसमें एक एक पॉइंट में आप कुछ कुछ बुक्स में दिया हुआ है उसको आप लिख सकते हो, बट ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता है। कभी कभी डेल्टा का निर्माण वगैरह वगैरह आ जाता है। इस बार 30 से 40% सिलेबस रिड्यूस भी होगा हमारा, तो इसमें टॉपिक हट जाएगा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आप इसके नोट्स प्रॉपर बना सकते हो। कोलाइड के अनुप्रयोग मैंने शॉर्ट में लिखा है, थोड़ा समझा देता हूँ। पहला अनुप्रयोग है कोलाइडो का, कोलाइडी औषधि में देखो प्रोटार्जिलोल, आर्जिरोल ऐसी औषधियाँ काम आती हैं आँखों की पलकों पर, रक्षी कोलाइड के रूप में बना देती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने एक ऐड सुना होगा सोना चांदी चमनप्राश, कुछ टॉनिक आते हैं जिनमें सोना चांदी के कोलाइड विलयन डाल देते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड, इससे जो ऊर्जा पैदा होती है। ठीक है, दूसरा टॉट्रेल धूम्र, कुछ कीटाणुनाशक सल्फर वगैरह भी आ जाएंगे। टॉट्रेल धूम्र अवक्षेपक, इसका चित्र जरूर बना लेना, चिमनी उद्योगों में काम आता है। ये क्या करता है बच्चों, धूल के कण, कार्बन के कण जो होते हैं, जो ऋणावेशित कोलाइड कण होते हैं, ठीक है, ये जब कुछ चिमनी उद्योगों में से निकलते हैं तो वायु के साथ अगर ये कण चले गए तो जो है वायु प्रदूषण पैदा कर देंगे। तो चिमनियाँ लगी होती हैं बड़े बड़े उद्योगों में, चिमनी उद्योगों में। ये चिमनियाँ क्या करती हैं, कार्बन के कणों को सोख लेती है, मतलब कार्बन के कणों को अपनी तरफ खींच लेती है। कार्बन के कण कोलाइडी कण होते हैं, ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। ये ऋणावेशित कोलाइडी कण ये इस चिमनी के अंदर, या इस टॉट्रेल धूम्र अवक्षेपक जो है इसके अंदर बहुत बड़ा इलेक्ट्रोड लगा होता है, धनावेशित इलेक्ट्रोड, एनोड लगा होता है। तो ये सारे के सारे ऋणावेशित कोलाइडी कणों को खींच लेता है अपनी तरफ और राख नीचे बैठा देता है और फिर शुद्ध हवा को छोड़ता है बाहर वायुमंडल में। इससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होने का खतरा नहीं रहता है। ये बहुत अच्छा उपयोग है। ठीक है, तीसरा वाहित मल निस्तारण में, जो मल होता है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है नगर परिषद वालों में, तो वो जो वाहित मल होता है वो कोलाइडी कण, आवेशित कोलाइडी कण होते हैं, उनको अपन हटा सकते हैं, निस्तारण कर सकते हैं उनका, है ना, सिंचाई, उनको हटा के पानी को शुद्ध कर सकते हैं। जो मल होता है, वेस्ट होता है, उसमें जो पानी होता है उसको अपन हटा सकते हैं, उसको सिंचाई में काम में ले सकते हैं। रबड़ उद्योग में भी बहुत काम आता है। जल का शोधन कर दो, फिटकरी डाल दो पानी में, तो जो वो होते हैं अशुद्धि आयन होते हैं वो फिटकरी की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। ठीक है, और वो साफ हो जाता है। डेल्टा के निर्माण में आपको बताता हूँ, नदियाँ जो होती हैं फाइनली जाके किसमें, समुद्रों में मिल जाती है। तो समुद्रों के आसपास जो किनारे होते हैं जहाँ नदी मिल रही होती है, समुद्रों में क्या होते हैं बच्चों, विद्युत अपघट्ट होते हैं, NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड वगैरह। नदियों के अंदर कोलाइडी कण होते हैं। जैसी नदियाँ आने लगती हैं, मुहाने पर समुद्र में गिरने लगती हैं, तो नदियों में मौजूद कोलाइडी कण जो होते हैं वो समुद्र के मुहाने पर बैठे हुए विद्युत अपघट्टों से स्कंदित हो जाते हैं हार्डी-सुल्जे के नियम के अनुसार, और स्कंदित होकर इस प्रकार की संरचना बनाते हैं। जो कण सबसे पास होते हैं नदी मुहाने पर वो सबसे ज़्यादा स्कंदित होते हैं, फिर इससे दूर इनके कण कम होते जाते हैं, मतलब परिक्षेपण, ये हम कह सकते हैं कि ये जो कण होते हैं लास्ट में ऐसे कम होते चले जाते हैं और ऐसे डेल्टा सा बन जाता है। डेल्टा निर्माण ऐसे होता है। ठीक है, लिख सकते हो आप, इसका चित्र भी बना सकते हो। चर्म शोधन, चमड़े को साफ करने में भी बहुत काम आता है। फोटोग्राफी में भी कोलाइडी विलयन को बहुत उपयोग होता है। कोलाइडी बारिश करा सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ अभी धूल के कण हैं, कोलाइडी कण हैं, बारिश नहीं हो रही है, आप क्या कर सकते हो, जो बूंद है कोलाइडी कण होती है, हमने बताया था, आयोडीन डाल दो आप। ठीक है, कोलाइडी आयोडीन डाल दो। कोलाइडी आयोडीन क्या, सिल्वर आयोडाइड डाल दो, सॉरी, सिल्वर आयोडाइड का कोलाइड विलयन पता है क्या करता है, बारिश के कणों को एक दूसरे से चिपका करके निलंबन में बदल देता है, और ये निलंबन ही क्या है, बारिश है। ठीक है, ठीक है, मूवीज़ का सीन शूट करने के लिए कोलाइडी बारिश की जा सकती है। इमरजेंसी में रक्त का स्कंदन, बच्चों रक्त बह रहा है हमारे शरीर से, तो मैंने बताया था भी टेबल में रक्त के ऋणावेशित कोलाइड विलयन, फिटकरी डाल दो। फिटकरी में एल्यूमिनियम धनायन होते हैं ना, वो विद्युत अपघट्ट होते हैं, ये तुरंत रक्त का स्कंदन कर देते हैं, मतलब ऋणावेशित कोलाइड कणों का स्कंदन कर देते हैं, जिससे रक्त का स्राव रुक जाता है। ठीक है, इसके अलावा आकाश का नीला रंग समझ गए होंगे। आकाश में धूल के कण होते हैं भैया, ये धूल के कण जो होते हैं वो 7 रंग में से केवल नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा करते हैं। प्रकीर्णन की मात्रा नीले रंग की बहुत ज़्यादा होती है, नीला रंग सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित होता है कोलाइडी कणों द्वारा, इसलिए आकाश के रंग में नीला दिखाई देता है। तो इनके एक एक 2-2 पॉइंट आप और लिख सकते हो और इसको डिटेल में डाल सकते हो।
तो ये था बच्चों आज का टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज का वीडियो लेक्चर यहीं खत्म करते हैं और पृष्ठ रसायन जो है ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। बहुत ही लंबा जो है थोड़ा सा लेक्चर ये नहीं रहा, ठीक है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि इसमें अपन ने मैक्सिमम पॉइंट कवर कर लिए लिख के। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।